गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक लेखांकन समीकरण। ठीक है, देखो अभी जो हमने लास्ट एक वीडियो देखा था और उसके बाद जो हमारी ऑनलाइन क्लास हुई थी उसमें मैंने ये तुम्हें सिखाया था कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ ये दोनों को हम पहचानेंगे कैसे। ठीक है, क्योंकि अब जो हम लोग लेखांकन समीकरण करने वाले हमें ये फॉर्मूले को एक अच्छे से याद करना है। देखो एसेट्स, हम जितनी भी संपत्ति हमारे व्यवसाय में होती है वो किसके बराबर होती है? हमेशा हमारे देयताएं और पूंजी के बराबर होती है। अब मैं एग्जाम्पल के साथ तुम्हें सिखाऊंगा कि ये कैसे होता है। ठीक है, हम जब भी कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं, देखो समझना अच्छे से, हम जब भी कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं तो हम व्यापार में क्या लगाते हैं? पूंजी लगाते हैं। पूंजी लगाते मतलब हमने पैसा लगाया। तो हमें हमेशा किसके हिसाब से सोचना है? हमें व्यापार के हिसाब से सोचना है। अब देखो व्यापार में क्या आया? व्यापार में हमारे पास पैसा आया और व्यापार में हमने क्या लगाई? पूंजी लगाई। ठीक है, व्यापार में ये दो चीज़ हुई। अब देखो समझो हमने 5 लाख से व्यापार प्रारंभ किया तो हमारे व्यापार में 5 लाख की क्या आई? नकद। और 5 लाख का क्या हो गया है? कैपिटल। देखो इन दोनों को अलग अलग क्यों लिख रहे हैं? बिजनेस में पैसा तो आया और ये पैसा किसने लगाया था? ओनर ने लगाया था, मालिक ने लगाया था। तो हमें बिजनेस को ये पैसा किसे देना है? वापस मालिक को चुकाना है। ठीक है ना, देखो ये कैश अपने लिए क्या हो जाएगा? एसेट्स। और ये हमारे लिए क्या है? कैपिटल। देखो व्यापार प्रारंभ किया तो क्या हुआ? जितना मेरे पास कैश है उतना मेरे पास कैपिटल है, तो ये हो गया एसेट। अभी लाइबिलिटीज़ फिलहाल कुछ भी नहीं है, तो एसेट्स इक्वल टू कैपिटल। अब इस 5 लाख में से अब मुझे व्यापार प्रारंभ करना है तो व्यापार में जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो हम खरीदेंगे। तो इस कैश में से हमने क्या करा? 1 लाख का फर्नीचर बना दिया। समझो तुम्हारे हाथ में 5 लाख रुपए थे, 5 लाख में से तुमने 1 लाख का फर्नीचर बना दिया, तो तुम्हारे कैश में से 1 लाख कम हो गए। अब तुम्हारे पास कैश कितना बचा है? 4 लाख बचा है। और जो तुमने फर्नीचर लगाया है तो तुम बोल सकते हो कि हाँ मेरे पास अब बिजनेस में क्या आ गया? और फर्नीचर आ गया है। तो फर्नीचर तुम्हारा कितना आया? 1 लाख का आया। तो तुम्हारे पास देखो अभी भी कितना है? एसेट्स कितने हैं? टोटल 5 लाख। और सामने इसके तुम्हारे पास जो कैपिटल है वो भी कितना है? अभी भी 5 लाख है। कैपिटल में हमारे कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, जितना पैसा लगाया था वो अभी भी 5 लाख उतना ही है। खाली हुआ क्या है? कैश में से हमने 1 लाख का खर्चा करके अपने पास क्या बन गया है? फर्नीचर बन गया है। फिर देखो हमने सोचा कि अब बिज़नेस चालू करना है, फर्नीचर हमने बना दिया है, अब हम क्या खरीदेंगे? माल खरीदेंगे ताकि उसको बेच के मुनाफा कमा सके। तो हमने क्या किया यहाँ पे? फिर से वही 1 लाख का हमने माल खरीद लिया। तो मेरा कैश फिर से 3 लाख, 1 लाख से कम हो गया, तो अब कितना बचा? 3 लाख। प्लस मेरे पास 1 लाख का फर्नीचर है और ये 1 लाख का मैंने क्या खरीद लिया? माल खरीद लिया। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेरे पास क्या आ गया है? स्टॉक आ गया है, गुड्स का स्टॉक आ गया, जो कितना है? 1 लाख का है। और अभी भी व्यापार में जो कैपिटल है वो कितनी है? 5 लाख। वो तो लगी हुई है, ना तो हमने कोई हमारी कैपिटल कम करी ना बढ़ाई है। ठीक है, ये आया समझ में? एक एक समझते जाना ऐसे ही। फिर हमने क्या किया कि अब मैंने 1 लाख का माल खरीद लिया है तो इसको बेचेंगे हम लोग, बिकॉज व्यापार हम क्या कर रहे हैं? खरीदने और बेचने का। तो इसमें से मैंने 60,000 का माल क्या कर दिया है? बेच दिया है। देखो समझना अच्छे से, 60,000 का माल मैंने बेच दिया है। अब 60,000 का माल हम बेच रहे हैं 80,000 में। ऐसा तो नहीं होगा कि 60,000 का हम 60,000 में ही बेच देंगे, तो वो व्यापार हमें करना ही नहीं चाहिए। जब तक मुनाफा नहीं होगा हम व्यापार को नहीं करेंगे। तो मैंने इस 1 लाख में से 60,000 का माल बेच दिया है, तो ये 60,000 का मेरा माल कम हो गया। यहाँ पे एक एक इफेक्ट सिखा रहा हूँ। देखो 60,000 का माल कम हो गया, तो अब मेरे पास जो माल बचा है वो कितने कितने का बचा है? सिर्फ 40,000 का। अब ये 60,000 का माल हमने 80,000 में बेचा है। तो याद करो हम जब भी बेचते हैं तो मैंने क्या सिखाया था? या तो हम नकद बेचेंगे या फिर उधार बेचेंगे। चलो पहले यही पढ़ते कि हमने नकद बेचा है। 60,000 का माल हमने 80,000 में बेच दिया। जब बेचेंगे तो मेरे पास पैसा आएगा। तो पैसा कितना आया? 80,000। तो ये 80,000 मेरे किस में जुड़ जाएगा? फिर से मेरे कैश में जुड़ जाएगा। अब मेरे पास कैश कितना हो गया है? 3,80,000 का। और जो फर्नीचर है वो आज भी वैसे ही, लेकिन इस ट्रांजैक्शन में एक चीज़ क्या हो रही है? और 60,000 का माल हमने 80,000 में बेचा तो 20,000 का हमारे क्या हुआ? मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ।
ये प्रॉफिट हम किसको देंगे, मालिक को देंगे। तो मालिक का जो कैपिटल था वो 20,000 से और बढ़ गया है। तो अब मेरा जो कैपिटल हो गया है वो कितना हो गया है, 5,20,000। और ये साइड में अगर हम देखेंगे तो देखो 3,80,000 का तो कैश हो गया, 1,00,000 का यहाँ पे क्या आ गया है, फर्नीचर, और 40,000 का मेरे पास स्टॉक बचा है। अगर ये हम जोड़ेंगे तो 480 और 40 हो जाएंगे 520, और ये भी देखो यहाँ पे 520, मतलब अगेन ये सब मेरे एसेट्स है और ये मेरी कैपिटल है। तो अगेन दोनों क्या हुआ है, सेम हुआ है। ठीक है, अब और देखते हैं आगे। अब 40,000 का ही माल बचा है, तो अब हमने क्या देखा कि यार अब माल तो हमें और ख़रीदना पड़ेगा। तो याद है ना तुम्हें, हम जो माल बेचते हैं वो नकद भी बेच सकते हैं, उधार भी बेच सकते हैं। तो वैसे ही हम जब माल खरीदते हैं तो नकद भी खरीद सकते हैं, उधार भी खरीद सकते हैं। ये जो माल हमने खरीदा था, ये कैसे खरीदा था, हमने नकद में खरीदा था। अब हम देखते हैं कि हमने माल को उधार में खरीदा है। तो देखो मैंने माल उधार में खरीदा, तो यहाँ पर क्या होगा बताओ, यहाँ पर 1,00,000 का मैंने समझो उधार माल खरीदा, तो मेरे पास माल आया तो कितना हो गया, अब मेरे पास माल 1,40,000। अब मैंने उधार में खरीदा है तो हम नकद में से माइनस नहीं करेंगे, ध्यान रखना, हम नकद में से माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने उधार खरीदा है तो अब मेरी क्या आ गई बिजनेस में, लाइबिलिटी आ गई, मुझे ये 1,00,000 रुपए चुकाने हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और कॉलम बनाएंगे। किसका कॉलम बन जाएगा, लाइबिलिटीज़ का। मतलब 1,00,000 की अब तुम्हारे व्यापार में क्या आ गई, लाइबिलिटीज़ आ गई। तो चेक करते चलो, एसेट्स अब अभी कितने पास है अपने पास, 3,80,000 का मेरे पास क्या आ गया, कैश। फर्नीचर हमारे पास पड़ा हुआ है 1,00,000 का, फिर स्टॉक हमारे पास है 1,40,000 के, और इसके सामने क्या हुआ है देखो, 1,00,000 का तुम्हारे पास क्या आ गई है, लाइबिलिटीज़, प्लस 5,20,000 के तुम्हारे पास क्या है, कैपिटल, पूंजी। ठीक है, अब ये जोड़ते हैं एक बार, देखो 380 प्लस 1,00,000 कितना हो गया, 480 प्लस 1,20,000 कितना हो जाएगा, 480 प्लस 1,20,000 6,20,000। और यहाँ पे भी जोड़ो, देखो 1,00,000 प्लस 5,20 6,20,000, तो यहाँ पर भी 6,20,000। मतलब ये सारे मेरे लिए क्या है, एसेट्स है। और लाइबिलिटीज़ कितनी है, 1,00,000, और पूंजी कितनी है, 5,20,000। तो 6,20,000 बराबर 1,05,000 प्लस 5,20,000, तो दोनों क्या हो जाएंगे, 6,20,000। मतलब हम जब भी कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो हर चीज़ का कितने इफ़ेक्ट होंगे, 2 इफ़ेक्ट होंगे। ये हमने सीखा था, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट, और हमेशा दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, कैसे बराबर होंगे वो भी देख लिया हमने। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल दी थी तुम्हें कि जैसे मैंने कोई शर्ट खरीदी तो मेरे पास शर्ट आई और पैसा गया, हर ट्रांजैक्शन में ऐसे ही होगा। इसीलिए यहाँ पर भी हमें क्या देखना है कि जितना भी मैंने ट्रांजैक्शन किया है उसका 2 इफ़ेक्ट तो यहाँ पे होना ही है। जैसे यहाँ पे मैंने फर्नीचर ख़रीदा था तो 1,00,000 तो मेरे रोकड़ में से चले गए थे, और मेरे पास क्या आया था, 1,00,000 का फर्नीचर आ गया था, करेक्ट। तब जाके मेरे पास स्टॉक और ये आ गया था। फिर यहाँ मैंने 1,00,000 का माल ख़रीदा तो 1,00,000 का वापस भी यहाँ पे क्या आ गया था, मेरे पास स्टॉक आ गया था। तो इसी तरह से हर अपने को ट्रांजैक्शन में मिनिमम 2 इफ़ेक्ट अपने को देने हैं। जैसे देखो एक और बताता हूँ, हमने व्यापार में अतिरिक्त पूंजी लगाई, मतलब मान लो हमें और पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो हमने 50,000 रुपये और लगाए। तो व्यापार में पैसे और लगाए मतलब अपने रोकड़ आ गई। तो अब रोकड़ मेरे पास कितनी हो गई, 4,30,000। और जब व्यापार में और पैसे लगाएंगे तो अपनी फिर से क्या बढ़ जाएगी, पूंजी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे 50,000 से मेरी पूंजी और बढ़ गई। अब देखो फिर से इक्वेशन देखते हैं, क्या रहा अपना इक्वेशन। यहाँ पर 4,30,000 प्लस ये फर्नीचर वैसे का वैसे ही 1,00,000 आ गया, प्लस ये माल 1,40,000 वैसे का वैसे ही आ गया, और यहाँ पे 1,00,000 ये लाइबिलिटीज़ आ गई, और ये साइड में 5,70,000। और जब ये सब जोड़ेंगे हम लोग तो ये आएगा टोटल 6,70,000, और ये जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा, 6,70,000। ठीक है, एक ट्रांजैक्शन और देखो। अब मेरे पास ये 1,40,000 का माल है, इसमें से मैंने अब क्या करा है, 1,00,000 का माल बेचा है, और कितने में बेचा है, 1,30,000 में बेचा है। समझना अच्छे से, मैंने 1,40,000 में से 1,00,000 का माल बेच दिया तो मेरे 1,00,000 का माल गया। ठीक है, तो मेरे पास माल कितने का बचा, 40,000 का। अब ये 1,00,000 का माल मैंने कितने में बेचा है, 1,30,000 में। तो 30,000 का मुझे फ़ायदा हो गया, तो वो मेरे पूंजी में जुड़ जाएंगे 30,000 का फ़ायदा। और बेचा कितना में, 1,30,000 में। अब यहाँ पे हम उधार में बेच रहे हैं
तो जब भी हम उधार में बेचेंगे तो यहाँ पे अपना क्या नाम आ जाएगा, याद है ना तुम्हें, उसको हम क्या कहते हैं, डेटर्स। तो यहाँ पर 1,30,000 से मेरे डेटर्स बढ़ गए। ठीक है, तो देखो अब हम क्या निकालेंगे, फिर से इक्वेशन निकालेंगे। फिर से इक्वेशन कैसा आएगा, देखो ये तो मेरे 4,30,000 क्योंकि हमने उधार में बेचे थे। फर्नीचर हमारे पास आज भी 1,00,000 का है, 40,000 का माल बच गया और व्यापार में 1,30,000 के क्या आ गए, देनदार आ गए, डेटर्स आ गए। और लाइबिलिटीज़ तो अभी भी वही 1,00,000 है और ये कितने हो गए, 6,00,000। अब तुम इसको जोड़ो तो कितना आएगा टोटल, 7,00,000 देख लेते हैं। 4,30,000 प्लस 1,00,000 5,30,000 प्लस 40,000 5,70,000 प्लस 1,30,000 तो 7,00,000, ये भी 7,00,000 है और ये दोनों जोड़ेंगे तो भी 7,00,000 है। तो लास्ट में हमें क्या करना है, देखो लास्ट में हमें एसेट्स की टोटल करनी, जैसे अभी हमने करी 4,30,000 प्लस 1,00,000 प्लस 40,000 प्लस 1,30,000, ये सबको जोड़ के आंसर कितना आ रहा है, 7,00,000 आ रहे हैं। और ये साइड में हमें किसको जोड़ना है, लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, तो कितना आ जाएगा 1,00,000 प्लस 6,00,000, तो इस दोनों की टोटल कितनी आएगी, 7,00,000। बस ये हमें फाइनल आंसर आ गया कि एसेट्स मेरे इतने हैं और लाइबिलिटीज़ और कैपिटल भी इतना है। अब ये जो हमने पूरा पढ़ा है ये है हमारा इक्वेशन का क्वेश्चन, जो हमारा जो थर्ड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसमें है इक्वेशन। अब ये तो मैंने एग्जांपल दिया था, अब ऐसे ही हम लोग इसमें क्या करते जाएंगे, क्वेश्चंस करते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलो देखो अब ये इक्वेशन के जो क्वेश्चंस आएंगे वो समझने के बाद मैं कुछ और एग्जांपल तुम्हें देता हूँ, जिससे तुम्हें ये आइडिया लग जाएगा कि किस में हमें प्लस करना है और किस में हमें माइनस करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन तो अपन बाद में देखते जाएंगे, मैं यहाँ पे तुम्हें सिर्फ इफेक्ट लिखते जा रहा हूँ, वो समझते जाना। जैसे हमने व्यापार प्रारंभ किया तो हम क्या करेंगे, जब भी हम व्यापार प्रारंभ करेंगे तो कैश में हम जोड़ेंगे, और व्यापार प्रारंभ किया है तो हमने पूंजी लगाई है तो हम कैपिटल में भी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, फिर देखो हमने इसमें से नकद माल खरीदा, हमने नकद माल खरीदा है। अगर हम माल खरीदेंगे तो तुम्हें पता है कि हम क्या करेंगे, पैसा जाएगा हमारे पास, और हमने नकद माल खरीदा है तो सेकंड क्या आ जाएगा, हम कहाँ पे प्लस करेंगे, हम स्टॉक में प्लस करेंगे। ठीक है, पैसा चले गया अपना और उसके बदले क्या आ गया, स्टॉक आ गया। फिर हमने उधार माल खरीदा, जब उधार माल खरीदेंगे तो हमारे नकद में से कुछ भी नहीं जाएगा। जब उधार माल खरीदेंगे तो एक तो अपना स्टॉक बढ़ेगा क्योंकि मैंने माल खरीदा है, और दूसरा अपना क्या बढ़ जाएगा, लेनदार, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स। ठीक है, फिर देखो उधार माल बेचा, या फिर चलो पहले देखते हैं नकद माल बेचा। अगर हम माल बेचेंगे नकद में तो अपने पास पैसा आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, कैश में जोड़ देंगे, और माल मैंने बेच दिया है तो अपने स्टॉक में से माइनस कर देंगे। ठीक है, और इसका जो भी प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा हम कैपिटल में क्या करेंगे, प्लस या माइनस। प्लस कब करेंगे, जब प्रॉफिट होगा, और लॉस होगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, ऐसी ट्रांजैक्शन का एक बार याद कर लो तो फिर क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब देखो अब हम क्या कर रहे हैं, उधार माल बेच रहे हैं। जब उधार माल बेचेंगे तो कैश तो अपने पास आएगा नहीं, उसके बदले क्या आएगा, डेटर्स, मतलब अपने डेटर्स बढ़ जाएंगे। अपना माल बिक गया तो अपना स्टॉक कम हो जाएगा, और उस पर जो भी वैसी सेम जो प्रॉफिट लॉस होगा वो हम कैपिटल में प्रॉफिट को प्लस करेंगे और लॉस को माइनस करेंगे। ठीक है, फिर हमने अतिरिक्त पूंजी लगाई, हमने व्यवसाय में अतिरिक्त पूंजी लगाई तो वही वापस सेम आ जाएगा, अपने बिजनेस में पैसा आ रहा है, और सेकंड क्या आएगा, अपना कैपिटल बढ़ रहा है तो दोनों में प्लस कर देंगे। फिर निजी उपयोग के लिए हमने नकद निकाली, निजी उपयोग के लिए हमने नकद निकाली, तो एक तो अपना कैश कम हो रहा है तो माइनस कर देंगे, और जब हम व्यापार से पैसा निकालते तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स, आहरण कहते हैं उसे। ठीक है, तो उससे हमारा कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब हम अतिरिक्त पूंजी लगाते हैं तो अपना कैपिटल बढ़ जाता है, और अगर हम पूंजी निकालेंगे, ड्राइंग्स करेंगे तो अपना कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर अगला
हमने वेतन चुकाया, देखो हम किसी को क्या दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, तो वेतन जब हम चुकाएंगे तो पैसा हमारा जाएगा, और जब हम खर्चा करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, कैपिटल माइनस करेंगे। तो एक सिंपल रूल याद रखना है कि अगर हम खर्चा करेंगे तो अपनी पूंजी कम हो जाएगी, और अगर अपने पास इनकम होगा तो अपनी पूंजी बढ़ जाएगी। जैसे देखो हमें किसी से कमीशन प्राप्त हुआ, तो अपना कैश बढ़ जाएगा, और कमीशन अपने लिए क्या है, इनकम, और जब इनकम बढ़ेगी तो अपना क्या बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगा। ठीक है, ये सारे ट्रांजैक्शंस है, और भी है ट्रांजैक्शन। जैसे देखो एक और बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे अभी यहाँ पे हमने देखा था कि हमने वेतन चुकाया। अब ये है कि वेतन चुकाना बाकी है। अब इसका दो इफेक्ट कैसे देना, देखो वेतन चुकाना बाकी है तो एक तो हो गई हमारी लायबिलिटी, मतलब इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैंने बताया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वेतन चुकाना बाकी मतलब जो पैसा अभी देना बाकी है, तो मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ जाएगा, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अपने लिए क्या होती है, लायबिलिटी। और सेकंड, अपना वेतन चुकाना बाकी है मतलब ये खर्चा है, तो खर्चा मतलब क्या आ जाएगा, अपने कैपिटल में से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये भी आ गया समझ में। फिर एक और है प्रीपेड एक्सपेंसेस, मतलब हमने जो खर्चा है वो एडवांस में दे दिया है, हमने खर्चे को एडवांस में दे दिया, तो ये अपने लिए क्या हो जाएगा, एसेट। तो एक तो एसेट साइड में दिखा देंगे, और हमने खर्चे को एडवांस में दे दिया है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस कर देंगे अपने कैश में से। ठीक है, ये भी हो गया। फिर उसके बाद जो इनकम है, ठीक है, अगर मुझे इनकम मिल गई तो एक तो हमें पता है कि कैश में जोड़ेंगे, और दूसरा अपने कैपिटल में जोड़ देंगे। लेकिन अगर इनकम मिलनी बाकी है तो उसे हम क्या कहते हैं, इनकम रिसीवेबल। ये इनकम रिसीवेबल अपने लिए क्या होती है, एसेट। तो एक तो हम इनकम रिसीवेबल एसेट में दिखाएंगे, और मेरी इनकम आनी बाकी है तो अपना कैपिटल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और एक लास्ट इसमें इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब हमें कोई इनकम अपने पास एडवांस में आ गई है, तो ये अपने लिए क्या होती है, सबसे पहले लायबिलिटी। तो इससे मेरी लायबिलिटी बढ़ गई तो लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे, और इनकम अपने पास एडवांस में आई है तो अपने पास कैश बढ़ गया है, तो सेकेंड इफेक्ट क्या करेंगे, कैश में प्लस कर देंगे। एक बार फटाफट ये एडजस्टमेंट भी लिख लेना और इसे याद कर लेना। ठीक है, अब इसका मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है कि ये क्या था, लेकिन वो मैंने वीडियो में बोला है तुम्हें अच्छे से, तो वो और ये पूरा जो हमने लिखा है दो इफेक्ट, ये फटाफट याद कर लो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो इस पर अब एक प्रश्न करेंगे, यह है तुम्हारे पेज नंबर 72 पर, स्वयं जांचिए 2। देखो, निम्न सौदों में प्रभावित खाते, उनके नाम व किस खाते को नाम किया जाएगा और किसे जमा का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये वाला पार्ट तो अपन बाद में करेंगे। एक बार हम क्या बनाएंगे, लेखांकन समीकरण बनाएंगे इससे। देखो, भानु ने 1 लाख रुपए नकद से व्यवसाय प्रारंभ किया। इसने 1 लाख रुपए से क्या किया है, व्यवसाय प्रारंभ किया है। तो ये तुम्हें आता है, हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर थोड़ी सी जगह हम छोड़ देंगे, ये जो ट्रांजैक्शन लिखा गया है, क्या लिखा गया था, ये कि भानु ने 1 लाख रुपए से नकद व्यवसाय प्रारंभ किया। अपने बिजनेस में क्या क्या आया, अपने बिजनेस में आया कैश, और दूसरा मैंने क्या सिखाया था, हम क्या लिखेंगे, कैपिटल। जब भी हम व्यवसाय प्रारंभ करेंगे तो अपने व्यापार में क्या क्या आएगा, एक तो कैश, नकद आ गया। देखो नकद कितना आया, 1 लाख, और जितना हमारे पास नकद आया उतनी हमारे व्यवसाय में क्या आई है, पूंजी। ठीक है, ये ध्यान रखना अच्छे से, एक एक करते जाओ, बहुत इजी है ये। फिर देखो दूसरा, रमेश से 40,000 रुपये मूल्य का माल उधार खरीदा। हमने माल तो खरीदा है, लेकिन कैसे खरीदा है, उधार खरीदा है। तो अब क्या करेंगे बताओ, जब भी हम माल खरीदेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, स्टॉक आएगा। हमने क्या खरीदा है, स्टॉक खरीदा है। तो कितने का स्टॉक खरीदा है हमने, 40,000 का। तो यहाँ पे स्टॉक के नीचे लिख देंगे 40,000, ये अपना सेकंड 40,000। अब ये उधार खरीदा है हमने, तो कैपिटल के साथ में यहाँ पे हम और क्या लिख लेंगे, लायबिलिटी लिखो या फिर क्रेडिटर्स लिखो। सबसे बढ़िया क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स, और इसी के सामने 40,000 यहाँ पर भी लिख देंगे। ठीक है, अब एक एक एडजस्टमेंट करने के बाद तुम्हें इसमें क्या करना है,
टोटल करते जाना है, ताकि चेक करेंगे हर स्टेज पे अपना आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। देखते चलो, देखो कैश यहाँ पे कितना आ गया है 1,00,000 और स्टॉक कितने का है 40,000 का, ये हो गया। और लाइबिलिटीज़ में भी देखो 40,000 की अपनी क्रेडिटर्स हो गई है और 1,00,000 की क्या हो गई है कैपिटल। तो ये हमेशा क्या आएगा इक्वल। देखो 1,40 यहाँ पर भी है और 1,40 यहाँ पर भी है, ठीक है। चलो तीसरा देखते हैं। अब तीसरा क्या बोला है, 30,000 रुपये मूल्य का माल नकद बेचा। हमने माल बेचा है वो भी नकद। अब यहाँ पे 30,000 का ही बेचा है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। तो 30,000 का मूल्य का माल हमने बेच दिया है। तो बताओ, एक तो जब बेचेंगे हम हमारा स्टॉक कम हो जाएगा 30,000 से, एक तो हमारा स्टॉक कम हो गया और हमने नकद माल बेचा है। नकद माल बेचा है तो अपने व्यापार में पैसा आएगा, तो हम कैश में क्या करेंगे जोड़ देंगे। फिर से एक जैसी ट्रांजैक्शन हो जाएगा, तो हमें क्या करना है फिर से प्लस माइनस करना है। देखो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हुई है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास कैश कितना आ गया है 1,30,000 और स्टॉक मेरे पास कितना बच गया है 10,000 का बचा है सिर्फ, ठीक है। और यहाँ पे क्रेडिटर्स अभी भी 40,000 है और जो पूंजी है वो अभी भी 1,00,000 है। तो ये टोटल देखो कितनी है 1,40 और यहाँ पर भी कितनी है 1,40। आ रहा है समझ में तुम्हें। फोर्थ वाला देखते हैं अभी हम लोग। देखो 3,000 रुपये की राशि का भुगतान वेतन के रूप में किया। हमने क्या किया है, किसी को वेतन चुकाया है। तो अपने यहाँ से एक तो पैसा जा रहा है और वेतन हमारे लिए क्या है खर्चा, ठीक है। और हम जो भी खर्चा करेंगे अपनी पूंजी में से इसे घटा देंगे। तो एक तो हमने वेतन चुकाया है तो पैसा जा रहा है, तो हम अपने कैश में से क्या करेंगे 3,000 घटा देंगे। और कैश में से 3,000 घटाया है तो अपनी पूंजी भी 3,000 से कम हो जाएगी, क्योंकि मैंने क्या किया है व्यापार में खर्चा किया है। फिर से ये ट्रांजैक्शन हो गया। अब इसके बाद फिर से क्या करेंगे हम टोटल करेंगे। तो देखो यहाँ पर कितना आ रहा है 1,00,000, इस बार माइनस हो जाएगा तो ये कितना बचेगा 1,27,000। स्टॉक कितना है अभी भी 10,000 का स्टॉक है और यहाँ पे 40,000 की क्रेडिटर्स प्लस यहाँ से भी माइनस हो जाएगा, कितना आएगा ये 97,000। अगेन ये देखोगे तो 137 और ये भी देखोगे तो 137, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा, 10,000 रुपये नकद का फर्नीचर खरीदा। देखो फर्नीचर हम इसको क्या करेंगे, फर्नीचर व्यापार में इसको यूज़ करेंगे, इसको बेचेंगे नहीं, तो अपने लिए क्या हो जाता है ये एसेट खरीदा हमने और सामने क्या दिया है नकद। तो देखो अब अपने व्यापार में एक एसेट आ रहा है जिसका नाम क्या है फर्नीचर, और हमने कैसे खरीदा है नकद में। तो अपने नकद में से सबसे पहले 10,000 क्या करेंगे घटा देंगे 10,000 और अपने फर्नीचर में 10,000 क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो एक तो कैश हमारे पास से गया और अपने पास क्या आ गया फर्नीचर, लेकिन यहाँ पर अभी भी कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो अब देखो कितना बचेगा अपने पास नकद, अब 10,000 चला गया है तो ये कितना आएगा 1,17,000। फिर स्टॉक अभी भी 10,000 का पड़ा हुआ है, 10,000 का अपने पास फर्नीचर आ गया और यहाँ पर 40,000 का वही क्रेडिटर्स और 97,000 का अपने पास कैपिटल, ठीक। फिर देखते हैं छठा, 50,000 रुपये बैंक से उधार लिया है हमने। मतलब बैंक से उधार लिया है तो ये अपनी क्या हो गई लायबिलिटी देता है ना। और कितने का उधार लिया है 50,000 का। तो अब बताओ यहाँ पे अपने पास 50,000 रुपये बैंक से हमने उधार ले लिए, तो हमारे पास क्या आया 50,000 से हमने लोन लिया है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, एक तो हम अपने कैश में जोड़ेंगे 50,000, क्योंकि अपने पास क्या आया है कैश आया है और ये किसने दिया है बैंक लोन। तो बैंक लोन अपनी क्या हो गई लायबिलिटी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बैंक लोन। बैंक लोन कितने का आया मेरे पास 50,000 का आया, ठीक है। फिर से इसके बाद क्या करना है हमें लाइन खींचनी है और फिर से क्या करना है टोटल करना है। देखो अब मेरे पास कैश कितना हो गया 1,67,000, स्टॉक कितने का है अभी भी 10,000 का और फर्नीचर 10,000 का। सामने क्या हो गया है, एक तो बैंक लोन आ गया है 50,000 का, क्रेडिटर्स है अभी भी 40,000 के और 97,000 का अपने पास क्या है कैपिटल है। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट देखते हैं सेवेंथ। देखो सेवेंथ, 10,000 रुपये मूल्य की वस्तुएं सरिता को उधार बेचा है हमने।
ठीक है। हमने 10,000 मूल्य की वस्तुएं सरिता को उधार बेची है। उधार बेची है इसका मतलब अपने पास कोई कैश नहीं आया, लेकिन सरिता, तो हमने सरिता को उधार माल बेचा है। तो सबसे पहले तो हमारे 10,000 मूल्य की जो स्टॉक है वो स्टॉक अब चला गया, क्योंकि हमने ये पूरा माल बेच दिया है सरिता को। तो अपना जो स्टॉक है वो तो हो गया ज़ीरो। अब सरिता को उधार माल बेचा है तो सरिता अपने लिए क्या हो जाएगी, डेटर्स, देनदार। तो यहाँ पे हमें ऊपर एक और कॉलम बनाना है जिसमें लिखेंगे हम लोग डेटर्स, और जहाँ पर भी ये ट्रांजैक्शन हुआ है अभी इसके सामने हमें यहाँ पे लिख देना है कि डेटर्स में हम लोग ने क्या किया है, प्लस 10,000 और जोड़ दिया है। ठीक है, फिर ये ट्रांजैक्शन ख़त्म। जैसे ही एक ट्रांजैक्शन हो जाएगा हमें लाइन खींच के फिर से क्या करना है, जो भी नया इक्वेशन है वो हमें लिखना है। तो देखो यहाँ पे बच गया 1,67,000। अब स्टॉक हमारे पास कुछ नहीं बचा है तो वो ज़ीरो हो गया। फर्नीचर अभी भी हमारे पास है 10,000 का, और ये 10,000 का क्या आ गया अपने पास, देनदार आ गया। और यहाँ पे अभी भी वही जो 50,000 बैंक लोन है, 40,000 क्रेडिटर्स है और 97,000 के कैपिटल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं वापस से, यहाँ पे लिख लेते हैं 8। आठवां क्या है, देखो 8,000 रुपये रमेश को चुका है। 8,000 हमने रमेश को चुकाया। रमेश कौन था, जिससे हमने उधार से माल खरीदा था, 40,000 का माल खरीदा था, उसको अभी हम कितना दे रहे हैं, 8,000, और चुकाए मतलब पैसे गए। तो एक तो क्या करेंगे हम लोग, अपने कैश में से 8,000 घटा देंगे, और रमेश मतलब कौन था, ये क्रेडिटर्स, इसमें से 8,000 हमने चुका दिए, तो ये हम लोग यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब ये करने के बाद देखो नया इक्वेशन क्या आ रहा है, हम लोग को यहाँ लिख लेंगे नया इक्वेशन। अब इसमें से हम 8,000 माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, 1,59,000। स्टॉक अपने पास कुछ भी नहीं है, 10,000 का हमारे पास फर्नीचर है, 10,000 देनदार है, और यहाँ पे 50,000 बैंक लोन, और ये 32,000 के क्रेडिटर्स बच गए, और 97,000 के अपने पास कैपिटल आ गया। ठीक है, चलो अब लास्ट एक और ट्रांजैक्शन है, 9 देख लेते हैं। वो भी 9 बोला है 1,500 रुपये किराए के दिए। किराए का मतलब क्या होता है, रेंट। हमने 1,500 रुपये किराए के दिए। अब किराया अपने लिए क्या हो गया, खर्चा। तो एक तो 1,500 रुपये अपने पास से कैश गए, और दूसरा हमारा खर्चा हो गया। मैंने बताया था जब भी कोई खर्चा होगा तो वो हम लोग अपने पूंजी में से घटा देंगे। ठीक है, तो ये अब देख लेते हैं फिर से प्लस माइनस करके अपना आंसर क्या आएगा। देखो यहाँ पे तो बचेगा 157,500, फिर प्लस 0, प्लस यहाँ पे ये 10,000, फिर यहाँ पे ये देनदार के 10,000, और यहाँ पे 50,000 बैंक लोन के, 32,000 क्रेडिटर्स के, और यहाँ पे बच जाएगा 95,500। ये हो गया। अब अपना आंसर सारे हमने अपने एडजस्टमेंट सारे कर लिए। अब लास्ट में तुम्हें क्या करना है, टोटल। जैसे कैसे, एसेट्स। अब एसेट्स में अपने पास क्या क्या था, एक तो था कैश, फिर स्टॉक ख़त्म हो गया था, तो इसके बाद क्या आया था, फर्नीचर के बाद क्या बचा था, डेटर्स। अब इनके पैसे कितने वो जोड़ लो, 157,500 प्लस 10,000 प्लस 10,000, तो ये सब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,77,500। ये क्या आ गया अपने पास, एसेट। फिर हम क्या जोड़ेंगे, लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। अब लाइबिलिटीज़ में क्या क्या था, एक तो बैंक लोन था 50,000 का, लिख लेंगे पूरा बैंक लोन, फिर इसमें हम प्लस करेंगे हमारे क्रेडिटर्स, और इसमें प्लस करेंगे हमारा कैपिटल। तो बैंक लोन थे कितने, 50,000 के, प्लस 32,000 अपना क्रेडिटर्स का था, प्लस 95,500 कैपिटल के। तो ये जोड़ेंगे तो 145, और 145 177,500, मतलब लास्ट में ये दोनों जो आंसर है ना वो सेम आ जाना चाहिए। ठीक है, अब तुम्हें आगे हम लोग देखेंगे कि तुलन पत्र कैसे बनाता है। तुलन पत्र का मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट। अब इसी क्वेश्चन में हम लोग एक बैलेंस शीट बनाना भी सीख लेते हैं। देखो बैलेंस शीट 2 पार्ट में बनती है। ठीक है, बैलेंस शीट को हम 2 पार्ट में बनाते हैं। देखो जो ये वाला पार्ट है इसे हम क्या लिखते हैं, एसेट्स। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रुपीज़। ये साइड हम क्या लिखते हैं, लाइबिलिटीज़।
और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रुपीज़। बहुत सिंपल है। देखो एसेट में क्या क्या आ रहा है, कैश, फर्नीचर और डेटर्स। तो हम लोग एसेट साइड में यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कैश। कैश का अमाउंट कितना था, तो वो अमाउंट में लिखना है 1,57,500। फिर कैश के बाद है फर्नीचर, तो यहाँ हम लिखेंगे फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट कितना था, 10,000। फर्नीचर के बाद क्या है, देखो डेटर्स, तो डेटर्स में हम लिखेंगे फिर से 10,000, ये लिख दिया। फिर लाइबिलिटी साइड में क्या क्या था अपने पास, बैंक लोन था, क्रेडिटर्स था और कैपिटल था। तो यहाँ पे वैसे ही हमें लिखना है, देखो बैंक लोन का अमाउंट कितना है, 50,000। इसके बाद है क्रेडिटर्स का अमाउंट है 32,000। क्रेडिटर्स के बाद है कैपिटल है 95,500। और फिर हमें इसका टोटल करना है, तो ये भी टोटल वही आएगा जो ऊपर आई थी, 1,77,500, 1,77,500। इसको हम क्या कहते हैं, तुलन पत्र, जिसे हम कहते हैं बैलेंस शीट। समझ में आया? चलो अब ये क्वेश्चन लिख लो तुम लोग भी फटाफट, कॉपी कर लो, है ना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।